गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका स्वागत है सीटेट के इस चैनल में। आज हम भूगोल का एक टॉपिक करेंगे, चैप्टर नंबर 5 6 क्लास एनसीईआरटी का, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जल्दी से फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे आपके पास सभी नोटिफिकेशन आते रहेंगे। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की हम बात करते हैं तो इसके तीन परिमंडल हैं, या चार भागों में इसको हम बांटकर पढ़ते हैं। चार परिमंडल की बात करते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यानी हम तीन घटकों की बात करें तो वायु, जल और स्थल। ये जो तीन घटक हैं या मृदा जिसको हम बोलते हैं, ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इन तीनों के मिलने से एक चौथा परिमंडल बनता है जिसको आप जीव मंडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। इसमें जल की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं वो शामिल होती हैं, जैसे ठोस रूप में हम बात करें या बर्फ के रूप में हम बात करें या बूंदों के रूप में बात करें, ओस के रूप में बात करें, वो सभी के सभी अवस्थाएं जो होती हैं वो जल की इसमें शामिल की जाती हैं। जीवमंडल का एक सीमित क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ आकर मिलते हैं और यहीं पर जो जीवन है पाया जाता है। यानी हमारा सारा जो जीवन है जिस मंडल पे पाया जाता है, जहां पर स्थल, जल और हवा तीनों आकर मिलते हैं, उसी मंडल को हम जीवमंडल कहते हैं। इसको कुछ फिगर के द्वारा समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये एटमोस्फेयर को दिखाया गया है सबसे ऊपर की तरफ। यहाँ पे ये दिखाया गया है लिथोस्फेयर को दिखाया गया है, यानी वायुमंडल, स्थल मंडल, और हाइड्रोस्फेयर मतलब इसका मतलब है जलमंडल। इन तीनों के मिलने से ये जो जीवन है, यहाँ पे ये दिखाया गया है मछली, पेड़ पौधे, ये घर बने हुए, ये जानवर दिखाए गए हैं यहाँ पे, एलिफेंट्स वगैरह, ये सारा इन तीनों के मिलने से क्या बनना है, ये जीव मंडल बन रहा है। तो इस तरीके से पृथ्वी के जो परिमंडल हैं जो उनको हम चार पार्ट्स में बांटते हैं: एटमोस्फेयर, वायुमंडल, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, और इन तीनों के मिलने से बना बायोस्फीयर, जिसको हिंदी में बोलते हैं जीव मंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भूमंडल। भूमंडल की जब हम बात करते हैं तो भूमंडल का भी मीनिंग हमने पढ़ा कि जो ठोस भाग है उसको हम भूमंडल कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। भूमंडल लिथोस्फीयर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी जो उत्पत्ति है वो लिथास से हुई है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पत्थर। इससे बना है भूमंडल। भूप्रपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। यानी ये जो भूमंडल होता है, ये भूप्रपट्टी की जो चट्टानें होती है, जो मिट्टी की जो पतली परत होती है उसका बना होता है, उससे ये बनता है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहली सतह आती है बड़े स्थलीय भूभाग जिनको हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं, और दूसरा है जलाशय या जो महासागरीय बेसिन के नाम से जिनको हम जानते हैं। तो पृथ्वी की सतह दो भागों में बांटी जाती है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। यानी समुद्र के तल की हम बात करें, विश्व के किसी भी कोने में चले जाएं, सभी तल जो होते हैं वो समान होते हैं। उसी के आधार पर सभी जगह की ज्यादातर ऊंचाई को हम मापते हैं, और जो समुद्र का तल होता है उसकी जो बिल्कुल तल से शुरुआत होती है वहां शून्य माना जाता है, और उससे ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये नेपाल में है, ये भी याद रखेंगे आप। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है, उसमें मैरियाना गर्त है। वो धरातल के नीचे सबसे गहरा भाग है, जिसकी पूरी नीचे की गहराई की अगर हम बात करें तो 11,022 मीटर है। यानी अगर हम ऊंचे शिखर की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट की, और सबसे नीचे गहरे की बात करते हैं तो मैरियाना गर्त, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यानी एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है।
यूरोप महाद्वीप से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि जो यूरोप महाद्वीप की जब हम बात करते हैं तो वो 3 स्थल से घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो अफ्रीका है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें या जनसंख्या की उसके क्षेत्र में। विषुवत वृत्त अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरता है। यानी जो 0 डिग्री विषुवत वृत्त की रेखा की हम बात करते हैं वो अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यानी हम 3 रेखाओं की बात करते हैं, विषुवत, कर्क और मकर रेखा की, तो अफ्रीका ही मात्र एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। इसके अलावा किसी महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर नहीं गुजरती हैं। जैसे एशिया की अभी हमने बात की तो कर्क रेखा ही केवल गुजरती है, वहां पे मकर और विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी अफ्रीका के हम भाग की जब बात करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है, ये सबको पता ही है। अफ्रीका महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। यानी नील नदी की जब हम बात करते हैं तो ये मिस्र से होकर गुजरती है, मिस्र में बहती है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। और अगर हम सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं तो कौन सी नदी है, वो अमेजन नदी है, इसको याद रखेंगे। अब उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, स्थल संधि किसे कहते हैं? तो 2 स्थानों या 2 स्थलों को मिलाने वाला जो संधि होती है उसी को हम स्थल संधि कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में सीटेट में पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वो पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है जो कि 3 महासागरों से घिरा हुआ है। स्थल संधि, ये मैंने अभी आपको बताया कि 2 बड़े स्थलीय भागों को जब वो एक दूसरे से जोड़ता है तो एक स्थल का छोटा सा भाग, उसी को हम स्थल संधि कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। क्योंकि दक्षिण अमेरिका है तो थोड़ा बहुत हिस्सा इसका उत्तरी गोलार्ध में आता है, बाकी पूरा भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है जिसको एंडीज बोलते हैं, वो इसी के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। अगर विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत की बात की जाएगी तो हिमालय जो कि एशिया में है, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की जाएगी तो एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका के अंदर है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है, ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो ये निर्जन है, मतलब यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। अंटार्कटिका में बहुत बड़ा महाद्वीप होने के बावजूद ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पर रहने के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है तथा यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यह भारत के शोध संस्थान हैं जिनमें मैत्री और दक्षिण गंगोत्री 2 इंपोर्टेंट हैं। ये पूछे जाते हैं कि अंटार्कटिका पर भारत के कौन से शोध संस्थान हैं, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है इंपोर्टेंट पॉइंट। जलमंडल, जलमंडल की जब हम बात करते हैं इसको हाइड्रोस्फीयर इंग्लिश में कहते हैं। इसकी भी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूडर से हुई है जिसका अर्थ है जल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। यानी हम पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि वो नीला दिखाई देता है, उसमें पानी अधिक मात्रा में, स्थल बहुत कम मात्रा में, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। यानी पृथ्वी पर जो 71% भाग जल का है उसका भी 97% से अधिक भाग ऐसा है जिसका हम प्रयोग नहीं कर सकते, जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते। तो बहुत कम ऐसा भाग है जिसका हम पानी का प्रयोग कर सकते हैं। महासागरीय के अंदर 3 मुख्य गतियां होती हैं, पहली तरंगें, दूसरी ज्वार भाटा और तीसरी महासागरीय धाराएं।
बड़े से छोटे आकार की अगर हम बात करें तो हम इसको 5 महासागरों के क्रम में लगाते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है दक्षिणी महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। हालांकि आजकल हम इसको 4 महासागरों में ही बांटते हैं, क्योंकि जो दक्षिणी महासागर है वो कुछ हिंद महासागर और कुछ आर्कटिक महासागर में मिल गया है, तो ये 4 ही माने जाते हैं। तो सबसे बड़े अगर महासागर की बात की जाएगी तो प्रशांत महासागर और सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। यानी ये इतना बड़ा प्रशांत महासागर है जो लगभग सभी महाद्वीपों के आसपास फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। यानी यहाँ पे जो प्राकृतिक पोताश्रय और जो पतन बने हुए पोर्ट्स जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए काफी अच्छा माना जाता है इसको। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर ही है, और इसका जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है वो सबसे व्यस्त व्यापार की दृष्टि से महासागर है। हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है, और ये पहला ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, और ये इसकी आकृति जो है वो लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। वायुमंडल से पहले थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट है उनको भी हम समझ लेते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे अगर आप याद रखेंगे बेरिंग जल संधि की, तो जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है उसी को हम बेरिंग जल संधि के नाम से जानते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। इसके बाद आता है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की हम जब बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द एटमास से हुई है, जिसका अर्थ है भाष्प। वायुमंडल की जो परत है या ऊंचाई की बात करें तो लगभग वो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई है, जिसको 5 परतों में बांटा जाता है, जो इस प्रकार हैं: चौमंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। यानी नीचे से ऊपर की तरफ है चौमंडल, उसके ऊपर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर उसके ऊपर बहिर्मंडल है। आयतन के अनुसार अगर हम देखें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है जो कि 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, गारन, आर्गन और जितनी भी गैसें हैं उन सबको जोड़ लिया जाए तो लगभग वो 1% के आसपास बैठती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, लेकिन ये पृथ्वी के अंदर जो ऊष्मा अवशोषित होती है उसको करने में महत्वपूर्ण होती है, और इसके कारण क्या होता है, पृथ्वी पूरी गर्म रहती है और ये पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी या आवश्यक मानी जाती है। वहीं नाइट्रोजन जो है वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। यानी जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो जो वायुमंडल का घनत्व है वो बढ़ता जाएगा समुद्र तल की ओर, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो उसका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो कम होती चली जाती है वायुमंडल की। इसी कारण पर्वतारोहियों को ऊंचाई पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। यानी जो पर्वतारोही जो किसी पर्वत पर जाते हैं, किसी शिखर पर जाते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाते जाते जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बायोस्फीयर जीव मंडल, इसकी उत्पत्ति भी ग्रीक भाषा के शब्द बायोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है जीवन। यानी इसमें जंतु जगत और पादप जगत यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों को इसमें शामिल किया जाता है, जिससे ये जीव मंडल बनता है। यानी जीव मंडल में क्या हो गया, स्थल मंडल भी आ गया, वायुमंडल भी आ गया, और तीसरा भी मंडल इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का टेम्परेचर भी वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूमंडलीय तापन कहते हैं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के जो संसाधन हैं उनका हमें सीमित प्रयोग करने की आवश्यकता है। जब तक हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, संसाधनों का बेहतर तरीके से सीमित रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक
हम संतुलन को नहीं बनाए रख सकते। देखिए इसको समझिए, इस प्रकार को अभी मैं जो आपको बता रहा था, एटमोस्फियर यानी एयर जो वायुमंडल है, इधर वाटर हाइड्रोस्फीयर जलमंडल है, इधर लिथोस्फीयर जो कि स्थल मंडल है। इन तीनों के मिलने से ये जो बना है इसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जीव मंडल, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु जगत हम सब प्राणी जितने भी हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। इन तीनों के मिलने से ही ये पूरा चलता है, यानी वायु स्थल पानी के बिना कुछ भी नहीं है जो जीव जगत है वो। तो यहाँ पे ये उस फिगर को दर्शाता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको और याद रखेंगे। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी शिखर माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली बार किसी व्यक्ति ने चढ़ाई की तो वो न्यूजीलैंड और भारत के ये दोनों एक एक व्यक्ति थे, दोनों ने मिलकर सबसे पहले वहां पर चढ़ाई की थी, जिनका नाम था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। यानी विश्व की सबसे पहली वो महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो जापान की जुंको ताबेई। बछेंद्री पाल ये भारत की पहली ऐसी महिला थी जो 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, यानी माउंट एवरेस्ट पर भारत की अगर किसी पहली महिला की बात की जाती है तो बछेंद्री पाल का नाम आता है, जिन्होंने 30 मई 1984 को इस पर चढ़ाई की थी। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू।